हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों की क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को। एक्चुअली हेल्थ इशू चल रहा था कुछ, अभी भी कंडीशन वैसे ही है, बट क्लास बहुत डिले हो चुकी है। डेली करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आप लोगों के चल रहे हैं। आज मैं आपको लोगों को DSSS का जो जीके और जीएस का सोल्यूशन है ना, पीजीटी कॉमर्स पेपर हुआ था, उसका करवाऊँगी। आपके जो प्रीवियस ईयर रिसेंट वाले पेपर्स है ना, उसमें से बहुत सारे जीके के टॉपिक्स जो सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार, तो अच्छे से एनालाइज करना है। इवन कई बार ना क्वेश्चन तक रिपीट हो रहे हैं। मैंने अगस्त में एक एग्ज़ाम दिया था एक, और अभी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी लोगों का हुआ, तो उन्होंने मुझे यही फीडबैक दिया है कि काफ़ी ना 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया है। तो आप लोग अच्छे से करिए प्रैक्टिस, और ज़्यादातर टॉपिक को ऑब्जर्व करना किस टॉपिक से है, मैं आप लोगों को बता भी दूंगी, तो आप लोग उस टॉपिक्स को अच्छे से ना प्रिपेयर कर लेना। एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगी किस किस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एटलीस्ट जिसके जीके में 0 आते हैं ना, उनके भी 5 से 6 नंबर तो इजिली आ जाएंगे, अगर वो थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ लेता है, जो भी जिसका भी एग्ज़ाम है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस फ्रॉम टू 22। भारतीय संविधान के 71 संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने आधिकारिक भाषाओं की संख्या से बढ़ाकर 22 कर दी। तो इसमें आप लोगों को 71 बताना है कि क्या हुआ था। जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो उसमें जो टोटल लैंग्वेजेस थी ना आप लोगों की, वो सिर्फ और सिर्फ 14 थी, 14 भाषाएं थी। आपका शेड्यूल जो है ना, शेड्यूल शेड्यूल नंबर 8 में है आपका इस लैंग्वेजेस का, कि किस शेड्यूल में पूछा जाता था। तो 8 नंबर में शेड्यूल जो है, उसमें हमारे ये लैंग्वेजेस के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है उनकी बात करी गई है। 14 है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे 14 थी। इसके बाद जो 21 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था ना 1967 में, उसमें आप लोगों की जो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सिंधी लैंग्वेज पहली थी, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है आप लोगों का। एक मिनट, सिंधी से ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहली लैंग्वेज कौन सी संवैधानिक संशोधन में जोड़ी थी, तो सिंधी भाषा थी जिसको जोड़ा गया था पहली संवैधानिक संशोधन द्वारा। इसके बाद जो आपका दूसरा अमेंडमेंट हुआ था ना, संवैधानिक संशोधन हुआ था, वो 71 नंबर वाला हुआ था, 1992 में हुआ था। इसमें आप लोगों की जो जोड़ी गई थी वो थी कोंकणी, देखो पहली थी कोंकणी जोड़ी गई थी। इसके बाद आप लोगों की मणिपुरी जोड़ी गई थी। तीन लैंग्वेज जोड़ी गई थी संवैधानिक संशोधन द्वारा, और लास्ट जो थी नेपाली थी, नेपाली। तो ये 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी इसमें। इसके बाद जो ना आप लोगों की कितनी हो गई थी इस संवैधानिक संशोधन से, तो स्टार्टिंग में 14 थी, एक 21वें संविधान से जोड़ी गई थी तो 15 हो गई थी, और बाद में ये 3 और जोड़ दी गई तो कितनी हो गई, 18 हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट है। इस वाले टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कौन सी जोड़ी गई थी, और एक ही और थी, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके बाद ना 92 नंबर का हुआ था अमेंडमेंट, वो हुआ था 2003 में, 2003 में हुआ था, जिसमें आप लोगों की बोडो
डोगरी और मैथिली जोड़ी गई थी। मैथिली को जोड़ा गया था। तो ये सारी हुई थी और ये 3 ही अमेंडमेंट हुए, संवैधानिक संशोधन हुए, जिसमें से ना बार-बार क्वेश्चन आ रहा है। अप्रैल से लेके अभी तक, अब सितंबर तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, सब में पूछा गया है किसी ना किसी तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग ये, व्हाई इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी IPR of 1956 often referred to as the Economic Constitution of India? 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प IPR को अक्सर भारत का आर्थिक संविधान क्यों कहा जाता है? तो बताया गया, ऑप्शन नंबर 1 देखो, इसने उद्योगों को क्षेत्रों में वर्गीकृत किया और सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व वाले विकास की नींव रखी। इसने सभी प्रमुख उद्योगों में निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया। थर्ड है, सामाजिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसके बाद है, इसने उद्योगों के उदारीकरण और निजीकरण की शुरुआत की। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, बिल्कुल करेक्ट है। इट क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू सेक्टर एंड लेड द फाउंडेशन फॉर पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ। इसने क्या किया था कि आपका जो सार्वजनिक, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं ना ज़्यादातर, उसको, उसके नेतृत्व को बढ़ावा दिया था उद्योगों में, ताकि गवर्नमेंट का उसमें ज़्यादातर हो सके और पब्लिक सेक्टर वाले, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आम जनता है ना, उनको भी प्रॉफिट मिल सके। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स इल्टन इन 1927? 1927 में चार्ल्स एल्टन द्वारा कौन सी पारिस्थितिक अवधारणा पेश की गई थी? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। पिरामिड ऑफ नंबर, संख्याओं का पिरामिड, डोमिनेंस, हायरार्कीज, प्रभुत्व, पदानुक्रम, या इवोल्यूशनरी इकोलॉजी, विकासात्मक परिस्थिति, या जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें इन्होंने जो दिया था ना, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, पिरामिड ऑफ नंबर्स दिया था। इसमें उन्होंने आप लोगों को बताया था, मतलब हमको बताया था कि जो बहुत सारे स्पीसीज है ना, जो हमारा इकोसिस्टम होता है ना, उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सारे ट्रॉपिक्स लेवल्स पे। तो यही सारी बातें उन्होंने बताई थी। इन डीप तो नहीं पूछा है, डायरेक्ट बस क्वेश्चन पूछा है। तो ये आप लोग इतना नहीं पूछते, मतलब अभी तक तो मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा है जिसमें से ये पूछा गया है इस टॉपिक से। अभी तक अप्रैल से नहीं पूछा गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ भारत में व्यापक आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? ये बताना है हमको कि जब 1928 में साइमन कमीशन आया था, तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था जिसकी वजह से भारत में उसका विरोध किया गया था? आप लोगों को पता होगा, जो साइमन कमीशन है वो 1927 में बन गया था, लेकिन भारत में वो 1928 में आया था। और जब ये भारत आया था ना, तो बहुत सारे नारे लगाए गए थे कि गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक, मतलब वापस जाओ हमारे भारत से। क्यों? क्योंकि इसमें ना कोई भी इंडिया का पर्सन नहीं था, कोई भी भारतीय व्यक्ति इस कमीशन में शामिल नहीं था, और इसको हम
श्वेत कमीशन भी कहते हैं, श्वेत कमीशन भी इसे कहा जाता है, श्वेत कमीशन। इसको श्वेत कमीशन, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप लोग देख लेना, श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्यों? तो देखिए क्या रीजन था, प्रमुख कारण जिसकी वजह से इसका भारत में विरोध किया गया था। तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसने भारत के विभाजन की सिफारिश की थी, इसने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया, इसने स्थानीय स्वशासन को समाप्त कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन जो 1 है ना, बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा ही इसका विरोध किया गया भारत में कि वापस जाओ तुम लोग, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी नीति जो भी तुम हमारे लिए बनाकर लाए हो। तो ऑप्शन नंबर 1 बहुत सही है आपका। में से कौन सी भारत की पहली भाषा है जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? ये क्वेश्चन, ये टॉपिक भी बहुत आ रहा है, इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि अभी अक्टूबर में ना इसमें और लैंग्वेजेस जोड़ी गई, जो हमारी शास्त्रीय भाषा है ना वो और जोड़ी गई हैं, तो बार बार इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अप्रैल से जितने भी पेपर हुए ना अभी तक, सब में ये वाला टॉपिक आया है। एक ये हो गया, एक शेड्यूल वाला हो गया, 8वां शेड्यूल, उससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, या शेड्यूल से ही क्वेश्चन आ जा रहे हैं। पार्ट्स जो हैं एक पॉलिटी में, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो पहली भाषा बनी थी ना हमारी क्लासिकल लैंग्वेज, वो थी हमारी तमिल थी। तमिल को पहली लैंग्वेज बनाया गया था, क्लासिकल लैंग्वेज। अभी इसमें आप लोगों का पहले स्टार्टिंग में जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज थी ना, वो टोटल आप लोगों की थी 6 थी, पहले 6 थी। तमिल को 2004 में बनाया गया था, तमिल के बाद संस्कृत को बनाया गया था क्लासिकल लैंग्वेज। इसका टॉपिक मैं अलग से करवा के आप लोग शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, उससे कर लेना। 2005 में जो आई थी वो संस्कृत आई थी। इसके बाद तेलुगु और कन्नड़ को, तेलुगु, उसके बाद जो कन्नड़ होती है ना उसको शामिल किया गया था 2008 में। और इसी तरीके से और भी है, बहुत सारी हैं, तो वो मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन अभी जो अक्टूबर में हुआ है, अक्टूबर में 2024 में ही इसमें ना और भी लैंग्वेज जोड़ी गई हैं। स्टार्टिंग में 6 थी, लेकिन अब जो जोड़ी गई है ना 5 और जोड़ दी गई हैं, जिसकी वजह से ये टोटल आप लोगों की 11 हो गई हैं। इस वजह से ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि जब तक मार्च अप्रैल के पेपर होंगे ना, वहां तक ये वाला क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, क्योंकि 1 ईयर का आप लोगों का करंट अफेयर पूछ रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को भी कर लेना। इसमें जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना उसके बारे में बताना है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना वो बतानी है। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है आप लोगों। ऑप्शन 1 है कि आपका कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। जो व्हेलर द्वीप है लक्षद्वीप समूह का एक हिस्सा है। लक्षद्वीप द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नारकोंडम नामक एक निसक्रिय ज्वालामुखी लक्षद्वीप में स्थित है। तो देखो आप लोग, कावरत्ती का हो सकता है। व्हेलर द्वीप ना आपका इधर है, जो पूर्व साइड है ना, ईस्ट, इधर उड़ीसा में पड़ता है। और लक्षद्वीप कहाँ पे है, ऐसे देख लो, यहाँ पे व्हेलर द्वीप यहाँ उड़ीसा में पड़ता है, इधर की साइड, उड़ीसा साइड जो है आपका ना,
इधर साइड पड़ता है और लक्षद्वीप आपका यहाँ है, इस साइड है। इसके बाद है लक्षद्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। भाई जब ये यहाँ पे इस साइड में लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी भी तो इस साइड है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। नारकोंडम जो निष्क्रिय ज्वालामुखी वो लक्षद्वीप में स्थित है? नहीं, ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ही दोनों ही हमारे जो भारत के ज्वालामुखी हैं वो अंडमान निकोबार की साइड है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आप लोगों का कि ये आप जो कावारत्ती है ना, ये लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यहाँ पे केरल का भी है, तो लक्षद्वीप और केरल के दोनों ही कावारत्ती में ही होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है अप्रैल 2025 में किस देश ने छठे बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये ना आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर 1 ईयर का करना मस्ट है आप लोगों के लिए। 1 ईयर का जरूरी है, 1 ईयर में ही सारा कुछ कवर हो जाएगा आप लोगों का। कई बार ना जो हमारे हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चंस भी है ना, वो 1 ईयर के जो आपके रिसेंट चल रहे हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आप लोग करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से देख लेना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 3rd है, थाईलैंड ने करी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप ऑफ द नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में कौन सी भारत की उत्तरी राज्यों की रबी फसल है? जो रबी फसल होती है ना, वो अक्टूबर टू नवंबर में ग्रो करी जाती है। अक्टूबर टू नवंबर में मतलब उगाई जाती है। और इसका जो हार्वेस्टेड होता है ना, वो अप्रैल टू मई के बीच में हो जाती है, मतलब मिड मई तक, 15 या 10 मई तक कट जाती है ये वाली जो होती है फसल आप लोगों की। इसके बाद है कहीं पे मार्च से अप्रैल दिया होता है, तो कहीं पे अप्रैल से मई दिया होता है, तो आप लोग इसको देख लेना। ये वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन कब उगाई जाती है मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो रबी फसल में ना आप लोगों का ये जावा, पन्ना, राइस, कपास या मक्का, तो आप लोगों का ये जावा नहीं होगा, ज्वार होगा। ज्वार, ये ज्वार हो सकता है आपका। तो ये जो चारों फसलें हैं ना, ये करेक्ट है। क्वेश्चन थोड़ा इनकरेक्ट टाइप हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि ये तीनों जो चारों के चारों ऑप्शन है ना आपके उगाई जाती हैं रबी फसल में। तो ऑप्शन 4th ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2025 में SC ST OBC, यहाँ पे OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू की? तो ये भी आपका करंट अफेयर से है। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो तेलंगाना है, यहाँ पे ये शुरू करी गई है। अगर करंट अफेयर में आप लोगों को पूछना हो ना किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं टॉपिक्स के नेम बता दूंगी, उसको कर लेना, उनमें से जरूर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन इंग्लिश? निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में शुरू किया गया था? तो जो हमारे बाल गंगाधर थे ना, उन्होंने 2 न्यूज़पेपर चलाए थे। एक तो उनका केसरी था और दूसरा मराठा था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा था जिसको अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने शुरू किया था? तो जो केसरी था ना, वो मराठी लैंग्वेज में उन्होंने शुरू किया था, और जो मराठा था वो उन्होंने इंग्लिश में स्टार्ट किया था। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ना, वो डी हो जाएगा, बिल्कुल 4th वाला करेक्ट। स्वराज जो आप लोगों का है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये भी समाचार पत्र था, सुभाष चंद्र
बॉस, इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये जो आपकी है ना इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम जो है ना, ये न्यूज़पेपर नहीं था बल्कि ये बुक है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की है। तो ये बुक नेम है और ये तीनों थे जिसमें से केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और इनके ये क्वेश्चन ना मोस्टली देखा है मैंने कि लैंग्वेज पूछ लिया जाता है। मराठी में केसरी को लिखा था और मराठा को इंग्लिश में लिखा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सूचना आयोग है ना, उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, ये आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RTI बोल देते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोलते हैं इसे हम। ये 2005 का है आप लोगों का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 12, आपका इसमें है 1948। देखो, व्हाट इंडस्ट्रियल मॉडल डिड इंडिया अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन ऑफ 1948। तो 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार भारत ने कौन सी औद्योगिक नीति मॉडल को अपनाया था, ये आपका बोला गया है, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 देखो, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। सेकंड है उद्योग में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ एक हस्तक्षेप मॉडल। निजी उद्यम द्वारा संचालित एक विशुद्ध पूंजीवादी मॉडल, या उद्योगों पर पूर्ण राज्य के स्वामित्व वाली पूर्ण समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें से क्या था आप लोगों का जो अपनाया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा ना, economy model with both public and private sectors playing significant roles। इसमें हम अपनी सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर है और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका देंगे, इम्पोर्टेंस दी जाएगी ताकि दोनों का अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो सके। तो ये वाली अपनाई गई थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना इकोनॉमिक्स के कि हम उसको बहुत अंडरस्टैंडिंग है अगर हमारी अच्छी है ना, तो हम उसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एक सेम क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो हम इसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कोलिहान तांबे की खदानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपकी खदान है ना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो राजस्थान है। खदानों से क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो रिसेंट में जो करंट अफेयर्स में चल रही होती है ना, ज़्यादातर उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो कुछ हुआ होगा यहाँ पे, इस वजह से ये आपका करंट अफेयर में ही पूछा जा सकता है और स्टैटिक में भी है। तो आप लोग देख लेना, इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, Which of the following legislative act was responsible for the creation of the Federal Court of India? निम्नलिखित में कौन सा विधान अधिनियम भारत के संघीय न्यायालय के निर्माण के लिए जिम्मेदार था? तो ये जो हमारा लेजिस्लेटिव एक्ट था ना, वो 1935 का एक्ट है आप लोगों का। इसमें आप जो था ना, जो फेडरल कोर्ट था ना हमारा, वो 1937 में बन गया था, 1937 में आ गया था। इसके ये वर्किंग हो चुका था ताकि
1937 में बना दिया गया था आपका फेडरल कोर्ट इंडिया का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग इज आर करेक्टली मैच। कैटेगरी इंडेक्स स्कोर है, एस्पिरेंट का है 049, परफॉर्मर का है 50-64, फ्रंट रनर का है 65-99 और अचीवर का है 100। तो ये जो आपकी चारों कैटेगरीज है ना बिल्कुल करेक्ट है। इसका ऑप्शन जो हिंदी में है आप लोगों का देख लो, तो इसमें ऑप्शंस वाइज दे रखे हैं, तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा ना वो ये हो जाएगा कि चारों की चारों जो कैटेगरी है ना बिल्कुल सही है। अभी ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बातें चल रही हैं, तो आपका कोई ना कोई सा सस्टेनेबल गोल में से एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आ ही रहा है करंट अफेयर से। तो आप लोग इस पे देख लेना टोटल जो हमारे कितने हैं और कौन से क्या क्या है, किससे रिलेटेड है, वो सारी चीजें आप लोग देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 है द गुप्ताज इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स कॉल्ड दिनार्स। गुप्तों ने बड़ी संख्या में दिनार नामक सिक्के जारी किए थे। तो जो गुप्त काल था ना उसको किसने स्थापित किया था? श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की गई थी गुप्त साम्राज्य की, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना वो चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। और ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जा चुका है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है। लेकिन इसकी जो स्थापना करी थी वो श्रीगुप्त ने करी थी। दो तरीके से क्वेश्चन आता है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी? श्रीगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। तो जो गुप्त काल था ना उसको स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ना सोने की बहुत सारी मुद्राएं चलाई गई थी, इस वजह से इसको स्वर्णिम कहा जाता है। तो ऑप्शन जो था 1 बिल्कुल सही है। इसके अलावा इन्होंने तांबे और वो जो चांदी होती है ना उसके सिक्के भी चलाए थे। इसके बाद आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 17 है जून 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक द कॉन्शियंस नेटवर्क आ कॉनिकल ऑफ रेसिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप के लेखक कौन है? द कॉन्शियंस नेटवर्क अ क्रॉनिकल ऑफ रेसिस्टेंस टू अ डिक्टेटरशिप लॉन्च इन जून 2025। तो ये जो डिक्टेटरशिप बुक है ना आपकी किसने लॉन्च करी थी? ये करंट अफेयर का शशि थरूर ने, सुगाता श्रीनिवास राजू ने, या पालागुम्मी साईनाथ ने, या रामचंद्र गुहा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना सेकंड है। बुक से भी क्वेश्चन आप लोगों के बहुत पूछे जा रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि इस टॉपिक को ना स्किप करके चलो, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आप लोगों ने कर रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत हैं, कहीं से भी पूछ लेते हैं ये लोग बुक का। तो इवन जो करंट अफेयर में है ना वो कर सकते हैं आप लोग स्पीडी वाली बुक से, तो आप लोग उसमें से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईयर व्हेन द इंडियाज फर्स्ट आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल वाज सेट अप। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष है जब भारत के पहले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी? तो इसमें आपका बताना है कब करी गई थी। तो आप लोगों का ये जो किया गया था ना 8 अगस्त 2009 को किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड आ जाएगा आप लोगों का, बिल्कुल सही है। लेकिन आपका जो ये था ना एक्ट, ये जो एक्ट था आपका ये 2007 का है।
जिसके तहत 8 अगस्त 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी, सेटअप किया गया था। तो एक्ट 2007 का और स्थापना 2009 में हुई थी। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन सा जुलाई 2025 में लॉन्च किए गए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये निसार उपग्रह जो है ना वो भारत और अमेरिका ने, ये जो नासा ना अमेरिका की है एजेंसी और इसरो हमारे भारत की है, तो इन्होंने मिलकर निसार नामक का उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका सबसे अच्छा वर्णन कौन सा स्टेटमेंट करता है वो हमें पढ़ना है। चंद्र अन्वेषण के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है। सेकंड है मंगल के वायुमंडल का अध्ययन करने वाला एक अंतर्ग्रही जांच है, या दूर आकाशगंगाओं को देखने के लिए एक डीप स्पेस टेलीस्कोप है, या एक परिष्कृत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ये जो निसार है ना आप लोगों का, बेसिकली ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसमें क्या कराएंगे इन्होंने, क्या किया है तो इसको भेजेंगे और अर्थ पे जितने भी चेंजेस होते हैं ना इकोसिस्टम में, वो सारी चीज़ों को पता करने के लिए इन्होंने निसार मिलकर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का बिल्कुल सही है। ये आज की आपकी क्लास रही है। थोड़ी हेल्थ इशू है, ठीक नहीं लग रही है मुझे मेरी तबीयत, तो आज की क्लास थोड़ी ऐसी ही हुई है, बट मैंने अपनी साइड से पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छे से आप लोगों को करवाए हैं। जल्दी मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी जीके से रिलेटेड, जिसमें से आपके ना एटलीस्ट 10 नंबर तो आ ही जाएं। जिसके नहीं आते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो ना, तो इतने नंबर तो आप लोगों के आ ही सकते हैं। चलिए, थैंक यू।